एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड ये 5 सवाल जरूर आएंगे सीरीज में। आपका स्वागत है। यहाँ पर हम कराते हैं कुछ ऐसे 5 सवाल हर चैप्टर के जो डेफिनेटली आपके मिड टर्म्स में आने की संभावना उनकी बहुत ज्यादा है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखो। जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ज्यादातर वो 2024 के पेपर के हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी टीचर मिड टर्म्स में आपको वो वाले क्वेश्चंस दे दे। सो मेक श्योर दैट यू वॉच इट एंड लेट अस बिगिन विदाउट मच डिले। इस वाले सेशन के अलावा बाकी सारे चैप्टर्स के भी ये 5 सवाल जरूर आएंगे वाले सेशंस चल रहे हैं, चाहे वो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हो, चाहे वो पावर शेयरिंग हो। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डेफिनेटली देख लेना। ऑल्सो हर एक वीडियो के बाद मैं कुछ MCQs भी देती हूँ जिसका आंसर आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली देना है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। वीडियो को थम्स अप दे दो अगर आपने अभी तक नहीं दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। द वेदांतु न्यू 9th and 10th चैनल में हम लोग सारी मोटिवेशनल, एजुकेशनल, चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाते हैं। तो मेक श्योर दैट यू वॉच दीज वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, रात के 9 बजे मैं लाइव भी आने वाली हूँ विद अ सेशन ऑन इकोनॉमिक्स का वीक क्विज। तो इकोनॉमिक्स में जो आपके पहले 2 चैप्टर्स हैं उसमें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल वीक क्विज के फॉर्मेट में हम लगाने वाले हैं। तो रात के 9 बजे वाले सेशन में जरूर आना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट उस सेशन का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप उसे मिस ना कर दो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। पीपल हु डू नॉट नो मी, मेरा नाम है सुरभि गुप्ता, योर सोशल स्टडीज एजुकेटर। पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब पे क्लास 9 को पढ़ा रही हूँ, 9th और 10th को। एंड उससे पहले मैं वेदांतु प्लेटफॉर्म पे पढ़ाती थी। आई बिलीव कि मैं इस तरीके से सोशल स्टडीज पढ़ाऊँ कि बच्चों को जो है सब्जेक्ट में इतना मजा आने लगे कि मार्क्स तो बाई प्रोडक्ट हो जाए। तो अगर आपका यही इंटेंशन, इसी तरीके से आप पढ़ना चाहते हो तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आप मेरा हाथ पकड़ते हो तो बोर्ड एग्जाम्स की रणभूमि में बिल्कुल ही तैयार उतरोगे आप। ठीक है, वाह क्या बोलती हूँ मैं। चलो शुरू करते हैं। उसके अलावा अगर आपके मिड टर्म्स आ रहे हैं और आप मॉक पेपर्स डाउनलोड करना चाहते हो तो बच्चों हम लोग आपको फ्री में मॉक पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना। 5 SST के, 5 मैथ्स के, 5 साइंस के और 5 इंग्लिश के मॉक पेपर्स विद सॉल्यूशंस इज अवेलेबल इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ठीक है, चलो डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। वाह, इसी कोट से आज का सेशन शुरू करते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म के 3 फीचर्स बताओ। तो एज आई टोल्ड यू आज हम ज्यादातर 2024 के पेपर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। द रीजन फॉर दैट इज कि एक तो ऑब्वियसली दीज आर PYQs एज वेल, है ना। ये पिछले पहले भी बहुत सालों में पूछा गया है। अनदर रीजन इज कि क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चंस है तो मिड टर्म्स में टीचर होता है ना कि कहेगा यार अभी बोर्ड में आया था, ये कहीं और किसी भी रेफरेंस बुक में नहीं है तो मैं यही क्वेश्चन दे देता हूँ। तो इसीलिए आई हैव एडेड दीज क्वेश्चंस एज योर मिड टर्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो फीचर्स क्या है किसी भी फेडरल गवर्नमेंट के? सबसे पहले जो है पावर जो है डिवाइड की जाती है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट या बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। दूसरा बोल सकते हो कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट या बिटवीन डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स तो उसको डिस्प्यूट रिड्रेसल करता है सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी, है ना। तीसरा बोल सकते हो कि देयर इज क्या वर्ड बोलते हैं उसको, जो सेपरेट जूरिसडिक्शन जब व्हेन इट कम्स टू लेजिस्लेशन, है ना, लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग पावर्स, व्हेन इट कम्स टू यू नो फाइनेंशियल मैटर्स, अलग अलग जूरिसडिक्शन होता है सेंट्रल और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का। चौथा है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। स्टेट गवर्नमेंट जो है सबऑर्डिनेट नहीं होता टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। और क्या लिख सकते हो आप? 5वां आप लिख सकते हो कि सारे पॉइंट्स हमने लिख ही दिए एक तरीके से। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसको बदलने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स यू कैन राइट इन द क्वेश्चन का आंसर, है ना। It cannot be unilaterally changed by one level of government. Such change requires the agreement of both the levels of government. Courts have the power to interpret the constitution and the power of different levels of government. तो सारे points अब हमने बोल दिए हैं। दूसरा question, describe any 3 characteristics of distribution of power between the central and state government in India. तो यही question same है
कि फेडरलिज्म को आपके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, पर आपको इंडिया स्पेसिफिक बताना है। तो अगर इंडिया स्पेसिफिक पूछा जाए तो आप बोल सकते हो इंडिया में भी पावर जो है 3 टियर में डिवाइडेड है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। फिर आप बोल सकते हो कि सेपरेट जुरिसडिक्शन व्हेन इट कम्स टू लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। यू कैन टॉक अबाउट द यूनियन लिस्ट में वो वाले सब्जेक्ट्स है जिसमें ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशन। स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स है जिसमें ओनली द स्टेट गवर्नमेंट इज अलाउड टू लेजिस्लेट। तो यहाँ पर आप पॉइंट्स दे सकते हो जैसे कॉमर्स, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स है जिसमें बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज सपोज टू कैन मेक अ लॉ, ठीक है। बट ऑब्वियसली अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लॉ में इफ देयर इज अ डिफरेंस देन इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ दैट प्रिसाइड्स। रेसिडुअरी लिस्ट के बारे में भी लिख सकते हो यहाँ पर। ये रेसिडुअरी लिस्ट में वो सारे न्यू सब्जेक्ट्स आते हैं दैट वाज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट आर न्यू 8 सब्जेक्ट्स जिसमें द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अलाउड टू मेक अ लॉ। इस तरीके से जो है पावर डिवाइडेड है। चाहो तो अगर ये पॉइंट नहीं लिखना यू कैन राइट अबाउट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की नीड है टू चेंज फेडरल स्ट्रक्चर्स। इसके लिए चाहिए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द राज्यसभा, एज वेल एज मोर देन हाफ द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज टू रैटिफाई द प्रपोजल। तो ये सारे पॉइंट्स में से आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। एग्जामिन द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इन 2 पॉइंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला रोल है कि वो डिफाइन करता है द पावर्स and jurisdiction की अलग ही स्पेलिंग है of all of the 2 levels of government, central and state government। तो आपका यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करती है। सेकंड, दोनों का जो है रेवेन्यू, किस तरीके से रेवेन्यू ऑटोनॉमी एस्टैब्लिश होगी, किस तरीके से अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम होंगे, वो भी एस्टैब्लिश करती है कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म को अपना बेसिक स्ट्रक्चर मानती है दैट रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट टू चेंज इट, है ना। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इवन दो यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है, इंडिया और भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट इट इज अ फेडरल स्ट्रक्चर। किस तरीके से पावर डिवाइडेड है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एस्टैब्लिश है, सेपरेट जुरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। एग्जामिन द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इन 2 पॉइंट्स। तो ये एक ही क्वेश्चन जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया है, अगर आपने उसको अच्छी तरीके से किया है तो ये सारे क्वेश्चंस जो पिछले साल एग्जाम में आए थे 2024 के, यू कैन इजीली आंसर देम। कि सुप्रीम कोर्ट का मेन ये रोल है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट या बिटवीन 2 स्टेट गवर्नमेंट्स, इट इज द सुप्रीम कोर्ट दैट एक्ट्स एज अ डिस्प्यूट एज अ जो डिस्प्यूट रिड्रेसल है उसका काम जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। दूसरा है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या पावर जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं। द वर्क ऑफ इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज डन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड इट मेंटेन्स अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, एंश्योरिंग कि कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, है ना, अपनी पावर को कोई मिसयूज ना करे, ये कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर करता है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ बिफोर वी गो टू द फाइनल 5th क्वेश्चन, अगर आप लोग वेदांतु को ज्वाइन करना चाहते हो लेकिन आपको फीस बहुत ज्यादा लगती है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं मैम फीस कम कर दो, फीस कम कर दो। वेल, फीस कम करने का एक बहुत बढ़िया मौका आपको मिला है, नो मैटर व्हाट क्लास यू आर इन, है ना। अगर आप 11th में आपका भाई है वो भी अगर वेदांतु ज्वाइन करना चाहता है और कम पैसों में करना चाहता है तो यू कैन गिव द MVSAT, दैट इज द मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जिसको अगर आपने दिया, नॉट जस्ट स्कॉलरशिप, वो तो आपको मिलता ही मिलता है, उसके अलावा 1 crore वर्थ ऑफ रिवॉर्ड्स एंड प्राइसेस, scholarships, फ्री कोर्स मटेरियल, काउंसलिंग, डाउट्स ऐप, काफी सारी चीजें आपको मिलती है, राइट। तो विद MVSAT स्टूडेंट्स गेट अ चांस टू compete विद ओवर 2.5 लाख स्टूडेंट्स और उनको AIR मिलता है। अच्छा, MVSAT देने का नो मैटर व्हाट, लेट्स से आपको कोचिंग नहीं करनी, ट्यूशन नहीं करनी, पर MVSAT देने का फायदा ये होता है कि यू कम टू नो कि आपकी रैंक कैसी है ऑल ओवर द कंट्री, है ना। आपके एज के जो बच्चे हैं वो कितना आपसे ऊपर है, कितना आप उनसे नीचे हो, तो उससे आपको एक आइडिया मिलता है हाउ मच मोर हार्ड वर्क यू नीड टू डू। नॉट जस्ट दैट, जो आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है वो काफी डीप एनालिसिस वाला मिलता है, जो आप टेस्ट देते हो कि आप कितने एक्यूरेट थे, सिटी रैंक आपकी क्या है, स्कूल रैंक आपकी क्या है, कितना जो है आप क्रिएटिव हो, ये सारी
सारे डिटेल्स आपको अपने रिपोर्ट कार्ड में मिलते हैं। सो MVSAT इज नॉट जस्ट अ टेस्ट, अ स्कॉलरशिप टेस्ट, इट इज ऑल्सो अ टेस्ट जिसमें आप खुद को जो है रैंक कर सकते हो, राइट? तो get a chance to win rewards and prizes worth 1 crore. You can also win an international trip, entrepreneurship पे master class, iPhone and iPads, PlayStation। मैं ही दे दूँ क्या ये टेस्ट? एंड DJI ड्रोन्स, है ना भाई साहब। बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए कितनी मेहनत कराई जा रही है ना यहाँ पर। हमारे ज़माने में थप्पड़ मारते थे, यहाँ कह रहे भाई आ जाओ टेस्ट दे दो, आईफोन मिलेगा। एनीवेज, तो 100% स्कॉलरशिप तो ऑफकोर्स आपको मिलेगा ही, बट उसके अलावा एज आई टोल्ड यू गाइस, वेदांतु का देखो ये हमारा तरीका है कि बच्चे आए, बच्चे टेस्ट दे, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि एक बार आप टेस्ट देते हो और हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हो, एंड वी हैव सीन दिस कि जो बच्चा हमारा क्लास 8 में ज्वाइन करता है वो क्लास 12 तक हमारे साथ रहता है, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ teaching that we do on our platform, that is the kind of support we give to students, right? तो क्लास 8 से क्लास 10 के फाउंडेशन कोर्सेज है, 11-12 में JEE कोर्सेज है और रिपीटर्स कोर्सेज भी है। तो अगर इनमें से कोई भी कोर्स आपको जो है सूट करता है, डेफिनेटली गिव द MVSAT, और ऐसे भी MVSAT दे दो, है ना। MVSAT इज वेरी वेरी बेनिफिशियल टू नो हाउ टू जज वेयर यू स्टैंड, राइट? तो यू कैन डू दैट, राइट? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये QR कोड स्कैन करना है, जल्दी से कर लो, एंड यू कैन रजिस्टर फॉर MVSAT। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक दिया होगा जिसको क्लिक करके यू कैन रजिस्टर फॉर MVSAT। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल क्वेश्चन। Describe any 3 steps taken to strengthen the local self-government by the constitutional arrangement of 1992. You explain the steps taken by the Indian government in 1992 to make the third tier of democracy more powerful. तो आप कह सकते हो कि the constitutional amendment, the 73rd and 74th constitutional amendment of 1992, है ना, जो constitutional amendment है, made the following changes in order to strengthen the third tier of government. क्या changes है? पहला, रेगुलर इलेक्शन जो है करवाए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में। दूसरा, सीट्स को रिजर्व किए गए फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। तीसरा, 1/3 ऑफ सीट्स फॉर रिजर्व फॉर विमेन। चौथा, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश हुई टू एंश्योर कि पंचायत लेवल पे भी जो इलेक्शंस हो वो फ्री और फेयर तरीके से हो, एंड द स्टेट गवर्नमेंट वाज मेड टू शेयर इट्स रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। रेवेन्यू ऑटोनॉमी एस्टैब्लिश की गई सो दैट द पंचायत या लोकल गवर्नमेंट कैन फंक्शन विदाउट बेगिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। इट कैन फंक्शन इन अ मोर ऑटोनमस मैनर। ऑटोनमस मतलब इंडिपेंडेंट मैनर। देखो, जब तक पैसा है तब तक आपके पास पावर है, ये जीवन में एक चीज याद रख लो। तो पंचायत लेवल को अगर हमने पैसा नहीं दिया और उसको बोला कि तुम स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मांगो, स्टेट गवर्नमेंट कभी पैसा नहीं देगी और पंचायत कभी अपने पोटेंशियल तक काम नहीं कर पाएगा। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, उस अमेंडमेंट ने इंश्योर की है, दैट इंश्योर्स दैट द लोकल बॉडीज आर स्ट्रेंथेंड, आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक डिसीजंस। ठीक है, तो ये था आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपके मिड टर्म पेपर में आया है। मैंने पहले भी बोला है, अपने मिड टर्म पेपर्स मुझको ज़रूर भेजना ऑन माई ईमेल ID surabhi.gupta@vedantu.com, है ना। तो ज़रूर भेजना मुझको यहाँ पर। ऑलराइट, लेट्स लुक एट सम होमवर्क क्वेश्चंस। पहला, consider the following statement on the practice of federalism in India. Identify those that hold true for decentralization after 1992. Local bodies did not have any power or resource of their own. It became constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. The state government are required to share some power and revenue with local government bodies. No seats are reserved in the elected bodies for SC, ST and other backward classes. ठीक है, ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा, here are 3 reactions to the language policy followed in India. Which of the following holds true in case of India? The policy of accommodation has strengthened national unity. Language-based states have divided us by making everyone conscious of their language. To prevent any change to the constitution, the language policy has only helped to consolidate the dominance of English all over other languages. तो आई थिंक इसमें ऑब्वियस है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम surabhi_nerd alert। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर हम आपको लेटेस्ट न्यूज, क्विजेज वगैरह खेलते हैं, सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दैट एज वेल। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। वीडियो को थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।